नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है अर्थात। अंशुमान जी, अर्थात का जो पिछला एपिसोड था, मतलब हम लोगों ने जब लास्ट में कहा था कि हमें सवाल भेजिए, सवाल तो कुछ आए ही हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने ये उसको देख के एक कम से कम थोड़ी सी बेचैनी छटाक भर कम होती है कि कई लोगों ने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या देखा, क्या सुना, ये सब चीजें बताई हैं कई लोगों ने। बताई हैं जी। और इससे इससे हमको बहुत उत्साह भी मिलता मिलता है कि हम जो प्रयास करते हैं कि हम न सिर्फ आपको बताएं बल्कि आपको अच्छा पढ़ने अच्छा देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि जो लोग इसको देख रहे हैं उनकी भी समझ का, जानकारी का दायरा बढ़े और एक संवाद का ऐसा मंच हो जिसमें हमें भी पता चले कि क्या अच्छा लोग पढ़ रहे हैं। उन सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो कम से कम ऐसी परिस्थिति में जब हम उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो लोग कम से कम पढ़कर हमें सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, और आगे बढ़ने के पहले पिछला जो एपिसोड था, अर्थात का पिछला जो अंक था, वो हेल्थ क्राइसिस जो है हमारे यहाँ, हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने उसको थोड़ा परत दर परत देखने की कोशिश की थी। आज हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, अर्थात में कि कर क्या सकते थे। उसके पहले इंडिया टुडे हिंदी का अंक, अंशुमान जी, क्या है? सिद्धांत, इस बार का अंक एक किस्म का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कवर स्टोरी में कि आखिर भारत की में ऑक्सीजन की क्राइसिस क्यों आई। भारत में इतनी भारत अब ये आंकड़े स्पष्ट हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देशों में है। मेडिकल ऑक्सीजन भारत में टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्शन का बहुत छोटा हिस्सा है। ऑक्सीजन किसी भी औद्योगिक राष्ट्र के लिए बहुत बुनियादी सा कच्चा माल होती है, बहुत सारे उद्योगों में इस्तेमाल होती है। फिर आखिर क्या हुआ, भारत का पूरा ऑक्सीजन का नेटवर्क क्यों टूट गया, सरकारें क्यों फेल हुई, वो क्यों नहीं जान पाई ऑक्सीजन की आपूर्ति को, इसमें दिक्कतें कहाँ थी, जो प्लान किया गया वो प्लान किसके कारण डिसमेंटल हो गया, किन की गलतियां थी, कौन सा स्ट्रक्चर था। हमने इसमें गहराई से जाकर जानने की पड़ताल की और एक एक हिस्सा समझने की कोशिश की है। लॉजिस्टिक्स की क्या चुनौती थी, प्लानिंग के लेवल पर कहाँ फेलियर हुआ। तो इस बार का अंक पूरी तरह से ऑक्सीजन का संकट, और जो कि बहुत ही हमें हमें परेशान और काफी हद तक लज्जित करने वाला है कि ऑक्सीजन की समस्या देश में नहीं होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ऑक्सीजन की आपूर्ति की समस्या नहीं होनी चाहिए थी। वैक्सीन की समस्या हो सकती थी, अस्पताल के बिस्तरों की समस्या हो सकती थी, पर ऐसा क्यों हुआ, इस पर इंडिया टुडे की कवर स्टोरी है जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से, उद्योग से, कच्चे माल के सप्लायर से बातचीत करके ये स्टोरी की है। हाँ, और मुद्दा ये है कि ये वो समय है कि जब हम रोजाना लगभग 7300 मीट्रिक टन उत्पादन कर रहे हैं, और हमारी जो रोजाना हाँ, की मांग है वो उससे काफी कम है अंशुमान जी। मतलब बहुत हमारी कम है क्योंकि हम रोजाना की मांग लगभग 5200 या 5300 मीट्रिक टन की है, लेकिन वही है, और समस्या दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की है। समस्या ट्रांसपोर्टेशन की भी नहीं है, अकेले ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं थी। इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ पता होते हुए अप्रैल मई में सरकार के वर्किंग ग्रुप्स ने, सरकार के भीतर बैठे हुए विशेषज्ञों ने सरकार को यह बताया, अखबार में खबरें छपी, बहुत सारे लोगों ने कवरेज किया कि भारत में ऑक्सीजन की समस्या आने वाली है, फिर भी उस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया और कैसे चीजें बिखर गई, इस पर केंद्रित है। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, अर्थात पे शीर्षक जो है इसका, हम थे जिनके सहारे। इंदिवर का गीत है जो हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी बातों के बारे में बातचीत कर रहे हैं अंशुमान जी। आप इस पूरी बातचीत को हम कोशिश करेंगे कि दो तीन भागों में तोड़ें। पहला भाग हम ये रखते हैं अर्थात को आज, कि हमारे पास जो असफलताओं के, अपने असफलताओं के कुतर्क हैं हमारी सरकारों के पास, उन कुतर्कों को सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में, उन सूचनाओं के आलोक में देखने का प्रयास करेंगे, जो असल सूचनाएं हैं, जो फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम उन देशों का उदाहरण देंगे जिनसे जिनमें से कई कई देशों से हम व्यर्थ का रार पाल कर बैठे थे, या उसको व्यर्थ का रार कहें ना कहें, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन वो रार पाल कर बैठे थे, वहां से सीख ली जा सकती है, ये ऐसा समय है। और तीसरा वो कि इसमें हम सब एक हैं, हम सब इसमें एक साथ हैं, वी आर टुगेदर इन दिस, का आलाप देने वाली सरकारों को सबक के तौर पर हम क्या बता सकते हैं। तो अंशुमान जी, पहला हिस्सा, आ, मतलब मैं अर्थात पढ़ रहा था कि जिस बात से एपिसोड हम इस बातचीत को ओपन कर रहे हैं कि वो ये जो मांगे हम कर रहे हैं वो
कोविड की मांग नहीं है, मतलब वो हमारी ऐसी जरूरतें हैं जो कोविड के समय नहीं पूरी होती। उन जरूरतों को एक लंबे समय तक, देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कई दिनों से जरूरत है, वो जरूरतें बहुत दिनों से पूरी हो सकती थी, उनको पूरा किया जाना चाहिए था। और वही बात है कि हम सरकारें अपनी असफलताओं का तर्क देती हैं, सब कुछ अब एक बड़ी बहस और एक मूर्खतापूर्ण बहस चल चुकी है कि जनसंख्या को आधार बनाकर कई लोग कुतर्क कर रहे हैं, लेकिन सूचनाएं और जानकारियां बेहद अलग हैं। अंशुमान जी। सिद्धांत, ये जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कि ये हमारा आज का जो एपिसोड है, आज जो चर्चा है, वो पिछले वाले अंक से हम एक कदम आगे जाते हैं। पिछले वाले अंक में हमने समझने की कोशिश की थी कि राज्य और केंद्र सरकारों के दायित्व और जिम्मेदारियां क्या हैं, और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई क्रेडिट या श्रेय लेना नहीं चाहता। तो जो उपेक्षा है, उस उपेक्षा की कीमत हम चुका रहे हैं। लेकिन पिछले 10-12 दिनों में सिद्धांत, बहुत सारे लोगों ने, जो क्योंकि मुझे लगता है कि जितने लोग अर्थात देखते होंगे वो सारे लोग इस बात को महसूस करते होंगे। बहुत सामान्य सी चीज हमने महसूस की कि काश भारत में कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन होता सरकार की तरफ से, जिस पर हम अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन डालते और हमें यह पता चल जाता कि हमारे पास कौन सा टेस्ट सेंटर है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन में कितने हॉस्पिटल हैं जहां पर बेड खाली हैं, हमें पास में कहाँ ऐसा डॉक्टर है, क्लिनिक है जो हमको ये बता सकता है, ऑक्सीजन का सप्लायर हमारे पास कहाँ मौजूद है, फार्मेसी कौन है जहां पर हमें ये दवाएं मिल सकती हैं आप। ये काम, ये बहुत सामान्य सी बात थी। ये बिल्कुल ऐसी ही कल व्यवस्था है जैसे कि आप एक ऐप बेस्ड टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं या आप एक ई-कॉमर्स साइट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज जब हमने बार बार महसूस की और हमें लगा कि ट्विटर पर लोग दसियों बार नंबर वेरीफाई कर रहे हैं, जब तक आप फोन करते हैं तब तक नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, जब तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाद के दिनों में कई लोगों ने इसी तरीके के डैशबोर्ड बनाने की कोशिश की ट्विटर पे सूचनाएं जुटाकर। तो तब हमें ये समझ में आया कि भारत की विफलता और उसकी विफलता से जुड़े हुए तर्कों को हमें बिल्कुल दूसरे संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत होगी। कोविड के बाद पूरी दुनिया में कहीं भी रातों रात अस्पताल नहीं बन गए। किसी भी ऐसे देश ने ऐसा नहीं किया कि कोविड आने के बाद अस्पतालों की लाइनें लगा दी हो। दुनिया के विकसिततम देशों में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दसियों अस्पताल खड़े कर दिए हों, अचानक बहुत सारे डॉक्टर्स भर्ती कर लिए हों, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात खड़ा कर दिया हो। ऐसा व्यवहारिक रूप से किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने यहां आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके इस तरीके का एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट किया, इस तरीके का एफिशिएंट डेटा प्रबंधन किया कि उन्होंने अपने मौजूदा संसाधनों से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचा ली। और ये बात पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में हुए असंख्य अध्ययनों पर, जिन पर हम बात करेंगे, जिसका आपने जिक्र किया कि किस देश ने क्या किया, डॉक्यूमेंटेड होकर हमारे सामने आई कि दुनिया के वो देश जिनके पास हमसे भी कम संसाधन थे, उन्होंने भी इफिशिएंट प्लानिंग से डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए अपने यहां लोगों की जिंदगियां बचाई। भारत की असफलता पर एक तर्क दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं। उसे तथ्य की रोशनी में समझें तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते थे। कहा जाता सब 100 करोड़ लोगों को अस्पताल कैसे दिया जा सकता है? अरे भाई, 100 करोड़ लोग अस्पताल मांग कहां रहे हैं? भारत की पूरी आबादी में कुल सक्रिय मामले 30 लाख के आसपास हैं, 135 करोड़ की आबादी में 1% के आसपास, उससे भी कम, उससे 1% से भी कम लोग हैं और उसमें भी गंभीर और गंभीर इलाज वाले जो ऑक्सीजन मांगते हैं, जो बेड मांगते हैं, वो तो 10%, उसका भी 10% है। किसी भी परिस्थिति में सिद्धांत, पूरी दुनिया में किसी भी देश की आबादी में 4% से ज्यादा लोगों को कोरोना इन्फेक्शन नहीं पहुंचा, 4.5% से ज्यादा, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। भारत उससे बहुत नीचे है। भारत में तो भारत की, और यही चीज सरकार जब सफलता का तर्क देती तो कहती साहब, देखिए 10 लाख में भारत में संक्रमण कितना कम है, 10 लाख में भारत में मौतें कितनी कम है। तो भारत को कुल जमा बहुत छोटी आबादी को, बहुत से छोटे लोगों को अस्पताल बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं देनी थी, और वो भी एक दिल्ली, एक लखनऊ, एक मुंबई में नहीं देनी थी, 23 राज्यों में देनी थी। 23 राज्यों के 10 शहरों के भीतर देनी थी। और इतने लोगों को दवा देने के लिए, इतने लोगों को अस्पताल देने के लिए, इतने लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए भारत के पास क्षमताओं की कोई कमी नहीं थी।
तो ये तर्क करना कि हमारे पास कैपेसिटीज नहीं थी। इंडिया टुडे की स्टोरी में देखिए कि ऑक्सीजन की कैपेसिटीज की क्या स्थिति है। हमने पिछली बार चर्चा की कि वेंटिलेटर की कैपेसिटी भारत में कितनी ज्यादा क्रिएट हो गई। दवा की कैपेसिटी, हम वर्ल्ड की फार्मेसी, हम रेमडेसिविर बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ह्यूज कैपेसिटी थी। तो क्षमताओं की समस्या नहीं थी। तो पहले तो यह तर्क बिल्कुल निहायत बोदा, बदहवास और बचकाना है कि 100 करोड़ लोग अस्पताल मांग रहे हैं। भारत की पॉपुलेशन की संख्या में सरकार के उसी तर्क को, जिसे अभी तक सरकार पूरी दुनिया को बता रही थी कि हम दुनिया में सबसे कम संक्रमित वाले देश हैं, 10 लाख पर सबसे कम लोगों में को संक्रमण, हाँ जी हाँ, हम भारत में सबसे कम संक्रमण वाले लोग हैं। जी हाँ, भारत में सबसे कम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पर उतनों को भी ऑक्सीजन कहां दे पाए। उतने ही कम संसाधन वाले, उतने कम लोगों को इतना बड़ा संसाधन नहीं बांट पाए। तो फिर भी क्या हुआ, फिर भी भारत, जिसको क्या आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसको दुनिया की फार्मेसी कहते हैं, वहां के लोग इतने अभागे क्यों साबित हुए? क्योंकि हम डिजिटली अभागे साबित हुए। हमारा डिजिटल इंडिया, जो अभी तक केवल प्रचार के ऐप बनाता रहा, जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कोविड प्रबंधन में, तो पूरी तरह फेल हो गया। और ये वैसा समय है अंशुमान जी, जो आपको ऐप से कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता था। हमें हमारा डिजिटल इंडिया, जिसको हमने इतना बड़ा बनाने की कोशिश की कि साहब हम ये ऐप से आपको वो मिल जाएगा, लेकिन हमारी सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर एक ऐसा ऐप नहीं बना सकी जिस ऐप पर लोगों को कम से कम ये तो पता चल जाए कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं। और ये करना कोई बहुत क्रांतिकारी काम नहीं था। हर हॉस्पिटल का लाइसेंस सरकार के पास है, हर ऑक्सीजन सप्लायर का लाइसेंस सरकार के पास है, हर फार्मेसी का ढांचा सरकार के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में कोविड से लड़ाई जिन देशों ने जीती है, या उसे संभाला है, या अपना नुकसान न्यूनतम किया है, वहां अनिवार्य रूप से सिर्फ एक और एक काम हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल। और उसमें कौन से देश हैं, मैं बड़े देशों की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें कोलंबिया है, उसमें मैसेडोनिया है, उसमें कुवैत है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें पाकिस्तान है। इन्होंने वो काम कोविड के पहले चरण में कर लिए, जो काम दूसरी लहर में अप्रैल में इतनी मौतों के बाद आम लोगों को कोविड पर डैशबोर्ड बनाकर, कि ट्विटर के इंफॉर्मेशन मिलाकर डैशबोर्ड बनाए, निजी लोगों ने बनाने की कोशिश की कि साहब आप डैशबोर्ड पर जाइए, आपको पुणे डैशबोर्ड मिलेगा, जहां आप क्लिक करें तो बेड मिलेगा, फिर वहां क्या है, वहां फिर आप फोन करिए जाकर, वेरीफाई करेंगे, और फिर फोन कर वेरीफाई करने के लिए, तो केवल उन्होंने एक जगह नंबर बनाकर रख दिए। जब इतनी क्राइसिस हुई, तब भारत की सरकारों को याद आया कि कॉल सेंटर होना चाहिए, कि कॉल सेंटर से कहीं मेडिकल सिस्टम मैनेज होता है। तो अब इसे समझना जरूरी है कि दुनिया ने किया क्या, और कैसे दुनिया के देशों ने अपने संसाधन नहीं बढ़ाए, अपने संसाधनों को तकनीक की मदद से ऑप्टिमाइज किया और उनका भरपूर इस्तेमाल किया, और जितना नुकसान कम से कम हो सकता था बचाया। हाँ, मतलब वही कि क्या करना चाहिए था, जो क्या करना चाहिए था। और आज भी हम देखिए, वो भी अभी भी हम वो नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कंपेडियम बनाया डेसा के नाम से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी एक डेटाबेस है, मैकिंजी का भी एक डेटाबेस है। इन डेटाबेस के जरिए उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कोविड की पहली लहर के दौरान दुनिया के देशों ने तकनीकों के, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस, स्पेशली डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई और मशीन लर्निंग को छोड़ सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट के जरिए, जो कि भारत में, जिस पर हम कितने बड़े बड़े ज्ञानोपदेश पिछले 6-7 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि साहब हमारे पास तो ह्यूज डेटा है, हमारे पास तो कोविड का ह्यूज डेटा है, हमारे पास तो बाकी चीजों का ह्यूज डेटा है। डेटाबेस मैनेजमेंट के जरिए उन्होंने 4 बड़े काम कर लिए दुनिया के देशों ने तकनीकों के इस्तेमाल में। सबसे पहला काम किया कि उन्होंने सूचनाओं का जो प्रसारण था, कोविड से जुड़ी हुई सूचनाएं, कोविड से जुड़े हुए भ्रम, कोविड से जुड़ी हुई तत्काल जानकारियां, उनको एक जगह लाकर सम्मिलित किया सभी सोर्सेस से, जितने सोर्सेस से आते थे, और उन्हें इस तरह से बनाने की, स्ट्रक्चर की करने की कोशिश की, जिससे अधिक से अधिक लोगों को डिजिटली वो सूचनाएं मिलती रहें, अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो चैट के जरिए जाए, चाहे वो व्हाट्सएप जैसे मैसेजेस के जरिए जाए, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जाए, चाहे वो वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम, जिसको हम VAS कहते हैं, उसके जरिए। जिनके पास फीचर फोन है वो केवल एक फोन लगाएं और उन्हें सुनाई पड़ जाए कि क्या स्थिति, इस लेवल तक के सिस्टम्स बनाए। तो पहला काम डिजिटल टेक्नोलॉजी का अद्भुत इस्तेमाल, मैं अद्भुत शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर रहा हूं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे पास समय नहीं है तो हम बहुत सारे उदाहरण एक साथ नहीं ला सकते। अद्भुत इस्तेमाल किया सूचनाओं के प्रबंधन में और सूचनाओं के प्रसारण में। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या जो आज हम भारत में झेल रहे हैं, वो काम देशों ने किया कि जो अपने कोविड के रिसोर्सेस थे, जो कोविड से जुड़े रिसोर्सेस, कोविड के रिसोर्सेस क्या है? डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सप्लायर्स, बेड्स,
क्लिनिक्स, फार्मेसीज और डिफरेंट तरीके के सपोर्ट सिस्टम्स, इन रिसोर्सेस का डेटाबेस क्रिएट किया, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की और उन्हें बहुत सफलता के साथ लोगों के बीच में बांटा। जहां जरूरत थी वहां पर आगमेंट करते चले गए, जहां पर जरूरत नहीं थी वहां से उसे मूव करते चले गए और उन रिसोर्सेज की रियल टाइम डेटाबेस मॉनिटरिंग की। ऐसे समझ सकते हैं कि आज गाजियाबाद नोएडा में शॉर्टेजेस क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि गाजियाबाद नोएडा में कितने हॉस्पिटल में बेड है खाली है। हमें हर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, या एक आप कॉल सेंटर शुरू होता है जिसको आप फोन करिए, फिर वो आपसे कहता कि आप उस हॉस्पिटल को फोन करिए जाके। किसी हॉस्पिटल में इतना समय नहीं है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट का था। तीसरा काम उन्होंने क्या किया कि जो संक्रमण पर अंकुश कैसे लगाया जाए, फैलते संक्रमण पर कैसे अंकुश लगाया जाए, यानी कि जो कांटेक्ट ट्रेसिंग, जिसको प्रधानमंत्री ने दूसरी लहर की शुरुआत में कहा कि हम फेल हो गए, कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाए, हमें और करनी चाहिए थी। कांटेक्ट ट्रेसिंग के स्ट्रक्चर को बहुत पावरफुल ढंग से, बहुत आसान तकनीकों के साथ, बहुत आसान डिजिटल तकनीकों का बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल करके के संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की गई और उसे चेक करने का तरीका बनाया गया। और चौथी चीज जो डिजिटल तकनीकों की मदद से हुई सिद्धांत, वो ये था कि ई हेल्थ के जरिए मरीजों की कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग की गई। जो मरीज जहां भी मौजूद था उसके लिए एक ऐसे सेटअप बनाया गया जिससे कि उसकी कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग हो सके, उसके जो मेन पैरामीटर्स हैं वो कितने स्टेबल हैं, उसके बारे में एक स्ट्रक्चर बनाया गया। अब आपको कुछ उदाहरण देते हैं जिससे हमको समझ में आएगा कि हुआ एग्जैक्टली कैसे हुआ। दुनिया में सारे देशों का सिद्धांत, ये बात दुनिया में सारे देशों का ढांचा महामारी के लिए तैयार नहीं था। कोई भी देश दुनिया में, केवल आप पूर्वी एशिया के देशों को छोड़ दें, वो थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वहां चूंकि सार्स आया था पहले, वहां पर सार्स के कारण उन्होंने अपने आप को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और बाकी जो इन्फेक्शियस डिसीज है उसके लिए थोड़ा तैयार कर लिया था, पहले तैयार कर लिया था। उनको छोड़ दें तो जो पश्चिम के बड़ी आबादी वाले देश, चाहे रूस हो या इटली हो या यूरोप हो, उनमें किसी का ढांचा महामारियों के लिए तैयार नहीं था। दूसरी चीज, ज्यादातर देशों के ढांचों में डिजिटल कंटेंट बहुत कम था, डिजिटाइजेशन बहुत कम था। जैसे कि ब्रिटेन के लोगों को अपने नेशनल हेल्थ सिस्टम पर बहुत प्राइड है, NHS इसको बोलते हैं, पर वो बहुत ही पुराने तरीके का ढांचा था, बहुत पुराने हिसाब से जैसे भारत में चलता था वैसे चलता था। अमेरिका का हेल्थ सिस्टम भी मजबूत था पर डिजिटली उतना वो चार्ज नहीं था। तो दुनिया के ज्यादातर देशों में, कुछ छोटे देश छोड़ दें तो ज्यादातर देशों में हेल्थ सिस्टम में नेटवर्किंग बहुत अच्छी नहीं थी। अस्पताल के भीतर तो डिजिटल नेटवर्क काम करते थे, वहां तो डेटाबेस मैनेजमेंट होता था, पर जो नेटवर्किंग थी पूरे देश के हेल्थ रिसोर्सेज की, वो उतनी मजबूत नहीं थी। जैसे ही कोविड आया, दुनिया के देशों ने इसे तेजी से डिजिटाइज करने के लिए बहुत हाई स्पीड से 1 महीने 2 महीने में इसमें काम किया। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने कोविड की पहली लहर के बाद जब मौतें बढ़ती देखी और क्राइसिस देखी, तो जर्मनी ने अपने डेटाबेस प्रबंधन से ऑक्सीजन, बिस्तर, दवा आपूर्ति के पूरे रिसोर्स की मैपिंग की, उसे सेंट्रल डेटाबेस पर लाए और उसकी सप्लाई को मॉनिटर किया ताकि लोगों को तुरंत वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जिनके लिए यहाँ लोग सड़क पर भटक कर भारत में एड़ियां रगड़ कर मर रहे हैं और उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ बेड खाली है। बेड खाली भी हैं पर उन्हें पता नहीं कि बेड कहाँ खाली है। कई सारे देशों में हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए कानून बहुत पुराने थे, उन्हें डिजिटाइज करने के लिए नए कानूनों की जरूरत थी। कोविड को रोकने के लिए बहुत सारे और कानूनी उपाय किए गए, लॉकडाउन, मूवमेंट पे बैन लगाना, आने जाने पर बैन लगाना, कुछ दुकानें खोलना, कुछ बंद करना। जर्मनी ने क्या किया कि ये सारे जो आदेश जारी किए सिद्धांत इस दौरान जर्मनी की सरकार ने, उनके सबको डिजिटल सॉल्यूशंस में बदल दिया। जितने भी लीगल या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए गए, उन्हें डिजिटली कैसे मैनेज किया जाए, उन्हें आप कैसे मैनेज करें, उनके साथ उनके सॉल्यूशन डाले गए। ब्रिटेन का मैंने जिक्र किया, ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सिस्टम पुराना है, काफी पुराना है, लेकिन लोग उस पर बहुत गर्व करते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पूरे हेल्थ सिस्टम का डिजिटली कायाकल्प कर दिया। इसके दौरान उन्होंने एक इन्फ्लुएंजा नेट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिससे केवल कोविड इन्फेक्शन ही नहीं, जिनको सामान्य जुकाम बुखार भी था उनकी भी मॉनिटरिंग की गई। लोगों का वहां मौतें बहुत हुई, इन्फेक्शन की रफ्तार बहुत तेज थी, वायरस बहुत तेज था, लेकिन अपने इस नेटवर्क के चेंज के जरिए ब्रिटेन ने खासतौर से जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग थे, जिनका डेटा उनके पास था, उन्हें पहले मॉनिटर कर लिया कि ये लोग कोरोना वायरस के असर का शिकार हो सकते हैं। और नेशनल हेल्थ NHS का जो डिजिटल चेंज आया है, उस पर दुनिया में अध्ययन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से इसका डिजिटाइजेशन कैसे किया। और उदाहरण लें, दक्षिण कोरिया ने क्या किया कि जैसे ही कोविड आया, उन्होंने 2
2 पखवाड़े के भीतर 15 या 20 दिन के भीतर ड्राइव थ्रू टेस्टिंग शुरू करा दी। हाँ, जिसमें आप उनका वो जिसमें आपको छूने की जरूरत नहीं है, आप जाते हैं, आप मरीज वहीं बैठा रहता है, ड्राइव थ्रू टेस्टिंग होती है और उसके पास रिपोर्ट उसके मोबाइल के ऊपर आ जाती है। उन्होंने कि फिर मैं यहाँ कह रहा हूं, फिर मैं बीच यहाँ रोकना चाहता हूं, जो लोग अभी यहाँ ये तर्क देना चाहेंगे कि भारत की बहुत बड़ी आबादी, उन्हें फिर मैं बता रहा हूं कि भारत की बहुत कम आबादी संक्रमित है कि साहब बहुत बड़ी आबादी थी, हम ड्राइव थ्रू टेस्टिंग कैसे करा सकते थे? ड्राइव थ्रू टेस्टिंग आप हर शहर में करा सकते थे। कितने लोग ही कोविड के संक्रमण का शिकार थे पहले, और आज भी कितने कम लोग शिकार हैं। और अगर अंशुमान जी, यहाँ पे ये भी तर्क देना चाहिए कि अगर ये ड्राइव थ्रू टेस्टिंग और ये मास टेस्टिंग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप कर लिया गया होता, पहले इफेक्ट में आता, तो हमारे पास आज इतने केस नहीं होते। हमारे पास केस नहीं होता। दूसरी चीज ये कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत तो ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, आपको एक ही जगह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी बनाना था। आप तो एक शहर में, मुंबई पे 100 जगह आप ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे। जब ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट चल सकते हैं, जब ड्राइव थ्रू टोल नाके चल सकते हैं, तो आप ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का स्ट्रक्चर भी बना सकते थे। कोरिया ने उसको बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये सारे काम पहली फेज के दौरान हुए। भारत सरकार इनका सबका अध्ययन कर सकती थी। जो हमारे पास आंकड़ा आज उपलब्ध है, सिद्धांत जिसे हम पढ़ रहे हैं, वो आंकड़ा सरकार के पास भी होगा, उसका अध्ययन कर सकती थी। कोरिया ने क्या किया? कोरिया ने ड्राइव थ्रू टेस्टिंग शुरू कर दी 15 दिन के अंदर। जैसे ही ये शुरू हुआ, भारत में भी ये हो सकता था। मैं फिर वो तर्क दूंगा, जो लोग कहेंगे साहब भारत में कैसे हो सकता था, बहुत बड़ी आबादी है। भारत में आबादी में संक्रमण कितना है? केवल थोड़ा सा। और हर शहरों में संक्रमण का रेशियो अलग अलग है। एक ही शहर में सारी आबादी संक्रमित नहीं, किसी जगह 1%, 2% लोग संक्रमित है, किसी जगह 4%, 5% लोग संक्रमित है। जब आप भारत में टोल बना सकते हैं, जब भारत में आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं, तो मुंबई के शहरों में ड्राइव थ्रू टेस्टिंग हो सकती थी। देश के हर शहर में ड्राइव थ्रू टेस्टिंग की व्यवस्था बनाई जा सकती थी, अस्पतालों में, बाकी लोगों में। सिंगापुर, पूर्वी एशिया और यूरोप के बहुत सारे देशों ने मोबाइल नेटवर्क से बात की, उन्हें प्रिपेयर किया, उनके टेक्नोलॉजी बैकअप दिए उन्हें, और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का एक ऐसा ढांचा तैयार कर लिया। भारत में जितनी कोशिश सरकारी एजेंसियां फोन ट्रैक करने पर करती हैं, उसकी आधी कोशिश अगर वो कॉन्टेक्ट ट्रेस और ट्रैक करने पे कर लेती, जो कि भारत तकनीक के सहारे बहुत आसानी से उपलब्ध था। उन्होंने मोबाइल नेटवर्क्स के सहारे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की और लोगों को कन्फाइन करने की कोशिश की कि वो स्प्रेड ना करें। हम आरोग्य सेतु पर बाद में, आरोग्य सेतु पर ही मैं आ रहा था। हम आरोग्य सेतु पर बाद में आऊंगा, आरोग्य सेतु की चर्चा जरूर होगी, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि ऐसा क्या हुआ। सिद्धांत, यूरोप के और साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने एक और अद्भुत काम किया। उन्होंने अपनी सारी फार्मेसीज को जोड़ लिया। अब आप कहें भारत में कैसे हो सकता है? फार्मेसीज को लाइसेंस कौन देता है? सरकार। फार्मेसी का पूरा डेटाबेस सरकार के पास है, बगैर लाइसेंस के तो कोई फार्मेसी चलती नहीं। हर फार्मेसी को अपना एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। हर फार्मेसी कंप्यूटराइज्ड है भारत में, अब तो जीएसटी आने के बाद। उन्होंने अपने सारे फार्मेसीज का एक डेटाबेस बनाया, और कई जगह फार्मेसीज को, क्योंकि वो फार्मासिस्ट होते हैं वहां पर, उन्हें टेस्टिंग के नेटवर्क का पार्ट बना दिया कि कम से कम वो एंटीजन टेस्ट तो कर सकें। और पैथोलॉजी लैब और फार्मेसी के बीच में एक नेटवर्क बना के उन्होंने टेस्टिंग की प्रक्रिया को इतना तेज कर दिया। आप इमेजिन करिए कि आपको आपके बगल की फार्मेसी पर दवा भी मिल जाए और टेस्टिंग भी मिल जाए, जिसके लिए कोई बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वो सारा डेटाबेस फार्मेसीज के थ्रू और टेस्टिंग सेंटर के थ्रू सरकार के पास पहुंचा, और उन्होंने उसके जरिए समझने की कोशिश की कि हमको रिसोर्स कैसे प्लान करना है, सेकंड लेवल के इन्फेक्शन के कितने लोग हैं, सीटीआर वैल्यू ज्यादा जिनकी है उन्हें शायद कल बेड्स की जरूरत पड़ सकती। तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल जोन में सीरियस इन्फेक्शन के पेशेंट का लोड बढ़ रहा है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस एरिया में अगर कल ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो तो क्या हम ऑगमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट की कथा। भारत का हेल्थ पोर्टल माईगव इंडिया आपको केवल अभी भी आधे अधूरे आंकड़े ही बताता है कि कितने बीमार हैं और कितने मरे और कितने लोग संक्रमित में। इसके आगे वो आपको तमाम तरीके के प्रचार विज्ञापन दिखाता है। लेकिन फ्रांस जैसे बड़े देशों को छोड़ दें, मतलब फ्रांस जैसे देशों के, हम छोटे देशों की बात करें, बल्गारिया, युगांडा, क्यूबा, अफगानिस्तान, स्लोवाकिया, मलेशिया, किर्गिजिस्तान, कुवैत, इथियोपिया, ग्रीस, इन देशों ने तकनीक का इतना बेजोड़ इस्तेमाल किया कि इनके यहां सिंगल पॉइंट पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कोविड के पीड़ितों को, कोविड की तरफ बढ़ते लोगों को, कोविड से संक्रमित हुए लोगों को, कोविड से उभरते लोगों को एक साथ मिल गई। भारत में तो हम साल भर में इतनी मौतें देखने के बाद पहली लहर में ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग का नेटवर्क भी नहीं बना सके।
कम से कम इतना तो हो सकता था कि उद्योग मंत्रालय बैठकर देश में ये नेटवर्क बना लेता कि भारत में ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे होगा जीपीएस के थ्रू। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ रहा है इस समय। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपने किया क्या ऑक्सीजन मॉनिटरिंग नेटवर्क के लिए। ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो दुकानों पर बिक रही। ऑक्सीजन के लाइसेंस सरकार देती, ऑक्सीजन सप्लायर्स को, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस सरकार देती, ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां जो हैं भारत में जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं उनके सबके लाइसेंस सरकार के पास हैं। हम ये तक ट्रैक नहीं कर पाए कि किस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी बढ़ रही है। अगर हॉस्पिटल्स का अगर ये डेटाबेस होता तो हॉस्पिटल सिर्फ अपने डेटाबेस के ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई का डेटा डालते जाते। तो ये एसओएस होना कि साहब हमारे मरीज मर गए, 60-50 मरीज मर गए, अरे ये तो सरकार का अपना सिस्टम सेंट्रलाइज्ड या स्टेट लेवल पे बता देता कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई का लेवल क्या है, जिसके लिए उनको बाहर खड़े होकर चिल्लाना पड़ा और रोना पड़ा। एक चीज मैं आज जरूर कहूंगा जो थोड़ा हमें अजीबोगरीब लगेगी, जो जानना जरूरी है। हमें चौंकना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना जो डेटाबेस नेटवर्क बनाया, डेसा रिपोर्ट बनाई है, उसमें डिजिटल गवर्नेंस के सफल प्रयोगों में पाकिस्तान को शामिल किया है। भाई मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लोग कमेंट बॉक्स में और तमाम क्लिप वगैरह काट के वायरल करने के पहले हम लोगों को पाकिस्तान परस्त अगर साबित कर दें अपने गुस्से में, तो हम एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं बारहा। उस उदाहरण को ध्यान से देखिए, समझिए कि हम कर क्या सकते हैं, हम सीख किससे ले सकते हैं। तो जो इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में और हम समझ सकते हैं, बल्गारिया, युगांडा, क्यूबा, या बाकी देशों के बारे में। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी बोर्ड, जो उनका नेशनल सूचना तकनीक बोर्ड है, जैसे भारत में सूचना तकनीक विभाग या उसके तहत सूचना तकनीक आयोग है, उसने सभी जरूरतों को जोड़ने के लिए, कोविड की सारी जरूरतों को जोड़ने के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम बनाया और उसके जरिए बड़े पैमाने पर रिसोर्स मैपिंग की। पाकिस्तान में बहुत खराब स्थिति थी कोविड की, कि लोग मरे, दवाइयों की शॉर्टेज रही, लेकिन वहां की टेक्नोलॉजी नेटवर्क को, इसके बाद भी वहां के टेक्नोलॉजी नेटवर्क को यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में शामिल किया गया और उन्होंने दवा की, अस्पताल की, सबकी ज्योग्राफिकल मैपिंग की, उसको एक सिंगल डेटाबेस में लाया। और यहां तक कि उन्होंने दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए उसी ऐप पर एक सिस्टम बनाया जिसमें जाकर आप बता सकते थे कि दवाओं की कालाबाजारी रोकी जा सकती है। तो पाकिस्तान का उदाहरण इसलिए जानबूझ देकर देना चाहते हैं कि हमारे आसपास है। चाइना के या सिंगापुर के सिस्टम तो बहुत मॉडर्न है, उन्होंने तो काफी हद तक किया। अमेरिका में डिजिटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कानूनी उपाय नहीं थे, कई देशों में नहीं थे, जैसे मैंने बताया आपको। अमेरिका ने क्या किया सिद्धांत कि तुरंत 80 टेली हेल्थ सेवाओं को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया, टेली हेल्थ सेवाओं को 80 दिया। शंघाई ने 11 ऑनलाइन हॉस्पिटल खड़े कर दिए, जहां रोज 2000 मरीजों ने जाकर अपने आप को चेक कराया, रजिस्टर कराया, जांच कराया, 3D टेक्नोलॉजी से इलाज कराया और 11 ऑनलाइन हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए। बड़े देशों की बात है। भारत में हमने क्या किया, दवा और ऑक्सीजन खरीदने के लिए चिट्ठी मंजूर सीएमओ बता दी कि सीएमओ की चिट्ठी मिलेगी तब आपको दवा मिलेगी, तब आपको ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब हॉस्पिटल रेमडेसिविर रिकमेंड कर रहा है मरीज को, और वो मरीज रेमडेसिविर लेने के लिए ब्यूरोक्रेसी के पास जाके भटक रहा है और उसे 6 इंजेक्शन की जगह 2 इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। हमने इसका बिल्कुल उल्टा सिस्टम बनाया। पूरी दुनिया में जब ऑनलाइन फार्मेसीज पलक झपकते दवा पहुंचा रही थी, भारत में भी पहुंचा रही, अभी भारत में ऑनलाइन फार्मेसी से आप दवा मंगा लीजिए। क्या हम ऑनलाइन रेमडेसिविर की डिलीवरी इंश्योर नहीं कर सकते थे? यही प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता, जैसे कि आप किसी भी भारत की फार्मेसी पर जाइए और प्रिस्क्राइब्ड दवाओं के लिए आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लोड कर दीजिए, दवा आपके पास आ जाती है। ये बनाया जा सकता था क्योंकि देश में इतना बड़ा फार्मेसी का नेटवर्क था यहाँ, लेकिन लोग इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़े थे। अब हम आरोग्य सेतु पर आते हैं, जो आपने जिक्र किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह के लिए आरोग्य सेतु बना और मेरी चिंता बहुत बड़ी है उसके लेकर। आरोग्य सेतु कई देशों में बने थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऐप्स, कई देशों में बहुत सक्सेसफुल, कोरिया में भी, साउथ कोरिया में भी इंप्लीमेंट हुआ था, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप वगैरह बनाए थे। जब गूगल और एप्पल ने, जो 2 सबसे बड़े मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने एक एपीआई बनाया था, अंशुमान जी आपको याद होगा, पिछले साल जून जुलाई में एपीआई बनाया था, और वो कहा था कि काफी सक्सेसफुल एपीआई है। कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने भी कहा था कि काफी सक्सेसफुल एपीआई है, इसको अगर आरोग्य सेतु में इनबिल्ड कर दिया जाता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी हो सकती है अच्छे से। नहीं हुआ, मना कर दिया गया।
आरोग्य सेतु बाकी तैयारियों की तरह जैसे सुर्खियां बनाई कि हमने देश में बहुत सारा इंतजाम कर लिया और हम कोविड से जीत गए और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, आरोग्य सेतु अपने डेटाबेस मैनेजमेंट के कारण, अपने प्राइवेसी संबंधी इश्यूज के कारण और अपने कई सारे टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण जो कि टेक्निकली बहुत वीक प्रोडक्ट था वो बिखर कर खत्म हो गया। लेकिन आप हमारे पास जो सूचनाएं यूनाइटेड नेशन से बाकी जगह से हैं वो ये बताती हैं कि पूरी दुनिया में जो भी एप्लीकेशन है, जो भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कोविड के दौरान किया गया, उसमें लोगों की निजता का, डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया। और वो देश लोगों के रोग, उनकी बीमारियां, उनके चिकित्सा के आंकड़ों के मामले में बेहद संवेदनशील है। और इसलिए पूरा का पूरा कोविड का तंत्र डिजिटल मॉनिटरिंग पर चला है पूरी दुनिया में। हर व्यक्ति की डिजिटल मॉनिटरिंग हुई है कोविड के दौरान, लेकिन उसमें प्रामाणिकता और गोपनीयता बराबर बनी रही। हुआ ये क्यों ऐसा हुआ सिद्धांत? बीते साल जब भारत में हम बहुत जल्दी आत्म प्रशंसा के मोड में आ जाते हैं, ये हमारे साथ बड़ी समस्या है। बीते साल जब भारत में अप्रैल मई जून में आत्म प्रशंसा के महोत्सव चल रहे थे कि हमने तो लॉकडाउन से देखिए संक्रमण रोक लिया और संक्रमण घटने लगा, उसमें दुनिया की ज्यादातर इंपॉर्टेंट सरकारों ने 3 बड़े काम किए। उन्होंने अपने देश की सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को बुलाया और अपने यहाँ जितने टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रेगुलेटर्स थे उन्हें हेल्थ रेगुलेटर के साथ तीनों को एक साथ जोड़ा और उन्हें टास्क दिए क्लियरली कि हमको इतने कम समय में, कम से कम समय में हमें ये डेटाबेस मैनेजमेंट चाहिए अपने हेल्थ सिस्टम का। सिंगापुर ने यही किया, अमेरिका ने यही किया। और इसलिए आप अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका, भारत में तो सूचना तकनीक डिपार्टमेंट क्या कर रहा था हमें पता ही नहीं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस पूरे कोविड के दौरान क्या कर, हम लोग अपने सारे डेटा इंफॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू लोगों से शेयर कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, पर हमारे ये दोनों रेगुलेटर कहाँ थे? डिजिटल इंडिया जो एप्लीकेशन बनाता था वो कहाँ था हमें पता नहीं। पर ज्यादातर देशों ने कोविड के मैनेजमेंट में, चूंकि उनको मालूम था कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, प्रेशर ज्यादा है, कम समय में ज्यादा लोगों को सुविधाएं पहुंचानी है, तो हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उनका अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी ज्यादातर देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज को बुलाया, उनसे बहुत कम समय में अलग अलग अपने अपने आबादी की जरूरतों के हिसाब से, जैसे जहां कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा थी, जहां एज डेमोग्राफी के हिसाब से पॉपुलेशन ऐसी ज्यादा थी जिसकी आयु ज्यादा बड़ी थी, उसके लिए दूसरे तरीके के सॉल्यूशन डेवलप किए गए। तो उन सॉल्यूशंस को बहुत कम समय में डेवलप कराया और जितना नेटवर्क था हेल्थ का, उसका डेटाबेस एक साथ कनेक्ट कराने की कोशिश की। इसका नतीजा मालूम आपको क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि देखते देखते 6 महीने के भीतर दुनिया के बहुत सारे देशों में, असंख्य देशों में हेल्थ सर्विसेज का कायाकल्प ही हो गया। बिल्कुल उनका बिल्कुल काया। उन्होंने कभी, अगर ये महामारी ना ही होती तो शायद दुनिया के बहुत सारे देशों में अस्पताल उसी पुराने सिस्टम पर चलते रहते, जाओ पर्चा दिखाओ फिर दवा लेके आओ जैसे हम लेते हैं। पर उन्होंने टेली हेल्थ को इस तरह से अप्लाई किया, उन्होंने लाइव मॉनिटरिंग कर ली, उन्होंने इस तरीके के एप्लीकेशन बना लिए कि मरीज अपनी कंसिस्टेंट रिपोर्ट ऑनलाइन देता रहेगा, जो हम भारत में बहुत आसानी से कर सकते थे दुनिया की डिजिटल सुपर पावर होने का मुकुट लगाकर और तमगा लगाकर आगे बढ़ने के कारण। तो इसलिए जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर भी आई, बहुत सारे देशों में दूसरी लहर आई तो दुनिया के देशों ने उतने नुकसान नहीं होने दिए जितने नुकसान उनको पहली लहर में हुए थे, क्योंकि तब तक उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को, मैं फिर कहूंगा, किसी ने भी अस्पताल और फैक्ट्रियां और ये सब नहीं लगा लिए इतने कम समय में, कहीं लगा भी नहीं सकता कोई भी देश, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। सिद्धांत, ये जो लगातार हमारे यहाँ एक और आत्म प्रशंसा में या चीजों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कहा जाता है कि साहब हम तो जन भागीदारी से बच रहे हैं, हमारे यहाँ तो जनता एक दूसरे, सवाल भी यही था कि हम जो कहते हैं ना कि वी आर टुगेदर इन दिस, हम एक वो टेक लेने वाली सरकारों के लिए सबक क्या है, वो क्या सबक है जो सीखना चाहिए? सबक सबसे बड़ी चीज, दवा ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते, मदद मांगते, पैर पड़ते, ट्विटर पर SOS मैसेज भेजते लोग, ये कहीं से भी जन भागीदारी नहीं है। ये गुहार करना कोई जन भागीदारी नहीं है। ये जान बचाने की आखिरी कोशिशें हैं जिन पर हम गर्व नहीं कर सकते कि मेरे पास दिन भर में अगर 10 मैसेज आ रहे हैं और मैं गिड़गिड़ा कर उनके लिए ऑक्सीजन या दवा मांग रहा हूं, ये कोई जन भागीदारी नहीं है। लोग मिलकर एक दूसरे को ऑक्सीजन के सप्लायर्स के लिंक पास कर रहे हैं और फिर वहां वेरीफाई नहीं हो रहा है, फिर असहाय अपने को महसूस कर रहे हैं, ये कहीं
जनभागीदारी नहीं। ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता अगर इस वास्तविकता को हम देखें कि इस महामारी ने हमें बताया कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स का मैनेजमेंट तो खैर जो है वो तो हमने डिस्कस ही किया, हमारी तकनीकी तरक्की भी पाखंड है वास्तव में, क्योंकि भारत का सिस्टम असफल नहीं हुआ है। जो कहते हैं लोग कि भारत का सिस्टम असफल हुआ है, भारत का सिस्टम असफल नहीं हुआ है, क्षमताएं नहीं चुकी हैं। हमारे देश में कोविड ने कोई बहुत बड़ी आबादी को संक्रमण के जाल में नहीं फंसा दिया। अभी भी हम दूसरी पीक के बाद बहुत बड़ी आबादी को संक्रमण से बचेंगे वो लोग। हुआ ये है, सिस्टम तो जड़ है सिद्धांत, जीवन तो वो लोग हैं ना जो इसे रन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो सोचते कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज हॉस्पिटल डेटाबेस होना चाहिए। हम 4 बड़ी देश की टेक्नोलॉजी कंपनियों को बुलाते अप्रैल और मई में और उनसे कहते कि हमको ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग का एक सिस्टम दीजिए, हमको बेड की अवेलेबिलिटी के सिस्टम मॉनिटरिंग का एक सिस्टम दीजिए, हमको इंपॉर्टेंट सप्लाई मेडिसिन की सप्लाई फ्रॉम प्रोडक्शन फैक्ट्री टू फार्मेसी तक की सप्लाई की मॉनिटरिंग का एक सिस्टम दीजिए, और हम एक जगह लाकर उसे सबके लिए खोल देते और डेटाबेस बना देते। ये जीवंतता, ये संवेदनशीलता, ये दूरदर्शिता, ये प्रैग्मेटिज्म हमें उन लोगों से चाहिए जो सिस्टम को रन करते हैं। हमने तकनीकों का राजनीतिक प्रचार के लिए भरपूर इस्तेमाल किया, शानदार इस्तेमाल किया। जब भी राजनीतिक प्रचार का मौका आता है तो हम तकनीकों के विश्वगुरु हो जाते हैं, हम बहुत तरीके के प्रचार के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही तकनीकें हमारे पास रखी थी। हमारे पास कोविड के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां निवेश कर रही थी, भारत की सारी टेलीकॉम कंपनीज के पास पैसे थे, डेटा था, पर हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया, और बल्कि उस इस्तेमाल के जरिए जब हम दूसरी लहर में लोगों को मरने से बचा सकते थे, वो डेटा हमारे पास मौजूद था पब्लिक डोमेन में, जो डेटा माइनिंग से निकाला जा सकता था, तब हमने कोविड पे जीत का ऐलान कर दिया। मैं फिर ये कहूंगा, जब हम एकदम बीचों बीच खड़े थे पेंडेमिक के, तो हमने जीत का ऐलान कर मैं फिर ये बात कहूंगा कि आंकड़े और डेटा आधुनिक दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी सरकारों को ये समझना होगा, और उन सारे लोगों को समझना होगा जिन्हें संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से सरकारों की असहज होने से खुद असहज होने लगते हैं, या उनको मौतों के बढ़ते आंकड़ों से तकलीफ होने लगती है कि ऐसा लगता है। उन्हें समझना होगा कि भारत में जो लोग दुख के या पीड़ा के या गुस्से के संदेशों से सरकार असहज हो रही है, उसे ये जानना चाहिए कि जिन आंकड़ों को छिपाया जा रहा था या छिपाया जा रहा है, दरअसल हमारी संसाधन और स्ट्रेटजी प्लानिंग का रॉ मटेरियल वही थे। वही आंकड़े हमारी पूरी की पूरी कोविड की रिसोर्स प्लानिंग, कोविड के सिस्टम्स की सप्लाई और आपूर्ति के ढांचे की बुनियाद थे। जिन आंकड़ों को हमने छिपाने की कोशिश की, जिन आंकड़ों को अगर हम उन आंकड़ों को पूरी ताकत से सामने रखते, तो शायद हम उससे भारत में कोविड की मॉनिटरिंग का, सप्लाईज का एक अचूक तंत्र बना सकते थे, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। भारत में आप एबेस टैक्सीज को, ई कॉमर्स को, बहुत सारी कंपनियों को ऐसे नेटवर्क पर काम करते देखेंगे, और लोगों को महामारी से दर भटकने से बचा सकते थे। तो इसलिए हम जिन लोगों के सहारे थे ना, जिनसे हमें उम्मीद थी, वो लोग असफल हुए हैं। और इस असफलता में आप किसी भी तरह से भारत के डिजिटल इंडिया की विफलता को से इनकार नहीं कर सकते। भारत का डिजिटल इंडिया, भारत की पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत के डिजिटल रेगुलेटर्स, भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर्स, उन्होंने उसका शतांश भी नहीं किया जितना कि दुनिया के छोटे छोटे देशों ने अपने आप कोविड के प्रबंधन में कर लिया था। आपको मतलब हमें और सरकार को, सबको उदाहरणों से पता नहीं क्यों नहीं, हमने एक साल से ज्यादा समय बीत गया, हमने उदाहरण देखे नहीं क्या? मतलब ब्राजील में स्थितियां आज से खराब नहीं है, ब्राजील में लंबे समय से खराब है। क्या हमने ब्राजील की तरफ भी नहीं देखा कि हमने चेता नहीं तो हम वो स्थिति, उससे ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच सकते हैं? हमने वो सब चीजें ही मिस कर दी ऑल टुगेदर, मुझे लगता है। हाँ, और वो इसलिए मिस कर दी क्योंकि हम जो आपको आंकड़े बता रहे हैं पब्लिक डोमेन में है, ये सारा डेटाबेस दुनिया में मौजूद है। भारत की सरकार सीख सकती थी कि आखिर ऐसा क्या किया जर्मनी ने एक सिंगल क्लिक के ऊपर किसी भी कंपनी को बुला सकती थी। भारत की इतनी बड़ी कंपनियां जिन्होंने भारत में पासपोर्ट्स के सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन किया है, आधार के सिस्टम का। हमारी एक समस्या है सिद्धांत, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में जब भी आम लोगों को सुविधाएं देने की बात हो जाती है, हम चोक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। आप जीएसटी के सिस्टम में देखिए, पूरा जीएसटी का नेटवर्क बनाने में जैसे ही उसका डिजिटल इंप्लीमेंटेशन आया, लड़खड़ा गया, बैठ गया, हाय तौबा मच गई। आज कोविन की स्थिति देख लीजिए, जैसे ही हमने 18 साल से ऊपर वालों के लिए खोला है कोविन ऐप,
क्रैश कर जाता है, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो अगर हम डिजिटल इंडिया वाले देश हैं तो क्या डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ प्रचार के छोटे छोटे ऐप बनाना है? एग्जैक्टली तो हमारी वो कैपेसिटी वहां पर इस्तेमाल होनी चाहिए कि हम आज एग्जीक्यूट अपने कैसे घर करते पर हैं? हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में सारे रिसोर्सेज लगा रहे हैं और हम इतना काम बहुत आसानी से कर सकते थे फिर भी। और ये काम अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर नहीं करती तो राज्य सरकारें कर सकती थी। अब जाकर सिद्धांत, आज मैं कल देख रहा था कि कुछ छोटे छोटे राज्यों ने ऐसे एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की है जहां पर आप एक जगह एक छाया छत की, जब इतनी मौतें हो गई तो कुछ छोटे राज्यों ने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की है जहां पर आप एक अम्ब्रेला के नीचे कोविड से जुड़े हुए बेड की स्थिति और बाकी चीजों की जानकारी पा सकते हैं। अब जबकि हम इतना गंवा चुके हैं तब कुछ छोटे राज्य करें, बड़े राज्य आज भी कॉल सेंटर पर चल रहे हैं। ठीक है, कॉल सेंटर से आप आदमी 100 बार फोन करेगा, उसको बेड मिल जाएगा, फिर वो रेमडेसिविर के लिए भटकेगा, फिर वो ऑक्सीजन के लिए भटकेगा। तो जो काम तकनीकी तौर पर हमारी रीच में था, हमारे पहुंच में था, इसलिए फिर मैं कहता हूं कि सिस्टम का कोई फेल्योर नहीं है। अंततः फिर हम कहेंगे कि ना तो भारत की बहुत बड़ी आबादी संक्रमण का शिकार है, ना भारत की बहुत बड़ी आबादी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर मांग रही है, और ना भारत की बहुत बड़ी आबादी को आपको तत्काल अस्पताल देने की जरूरत है। उतनी ही आबादी मांग रही जिनको आसानी से दिया जा सकता था, उतनी आबादी मांग रही जिसकी जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे पास हैं। हमें केवल आर्गुमेंट करना था कि एक्स सिटी में अगर कोविड के संक्रमण का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या इस रेशियो में हमारे पास बेड की कैपेसिटी है कि नहीं है। नहीं तो हम वहां बेड की 50 की कैपेसिटी आर्गुमेंट कर देते हैं इमीडिएटली, और जहां कम हो रहा है बस यही करना था। और ये काम एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट करना किया जा सकता था भारत में बहुत आसानी से, और पूरे साल इस काम को किया जा सकता था। यहां हम चूके हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम सब कुछ होते हुए गंवा रहे हैं। इतने लोग जिनकी जानें हम बचा सकते थे, सब कुछ होते हुए वो नहीं बच पाए। अच्छा अंशुमान जी, कुछ सवाल हैं पिछले एपिसोड पे, हम उस पर बातचीत कर लेते हैं। सवाल है शुभोजीत का। शुभोजीत बख्शी पूछ रहे हैं कि कैन वी पुट कंपैरेटिव नंबर्स टू द लॉस वी इनकर ड्यू टू बैड हेल्थ सिस्टम वर्सेस द प्रॉफिट वी माइट हैव विद अ ग्रेट हेल्थ सिस्टम अक्रॉस इंडिया? ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? This is a very good question. Actually, I'm working on it on this particular idea. I'm trying to do a lot of modeling of data available related to the health system and GDP and output. Hopefully, let this phase of health crisis fizzle out, and then I'll do something. I'm working on this so that we can see a complete health structure in a completely different perspective in terms of the wealth generation and prosperity. सौम्या चटर्जी हैं। आई एम सॉरी सौम्या शिकायत भी कर रही हैं कि मैंने पिछले एपिसोड में सवाल पूछा तो आपने नहीं लिया। आपने फिर भी नहीं लिया। उन्होंने सवाल है कि प्लीज पूछिए कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है, क्योंकि सम ऑफ द क्रिप्टोज लाइक डॉज कॉइन इज गिविंग एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स ऑन डेली बेसिस। क्रिप्टो पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सिद्धांत खर्चा पानी के बाकी संस्करणों में कि मुझे नहीं मालूम है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या है सौम्या जी, लेकिन क्रिप्टो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। गेन उसमें काफी ज्यादा है, पर आपके रियलाइजेशन को लेकर कानून अभी पूरी तरह संतुलित नहीं है। मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर उनके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हो और उसमें से 10 सरप्लस हो तो क्रिप्टो में लगाइए, 90 वहां लगाइए जहां पर आपको बेटर रिटर्न मिल सके। बट हाँ, अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कानून बन रहे हैं, चीजें चल रही, लेकिन ध्यान रख के चलिए कि क्रिप्टो में अभी कानूनों का रेगुलेशन का एक बड़ा गैप है, और वो रिस्क आप हमेशा वेट करके उस रिस्क को एसेस करके ही आगे बढ़िए। अंशुमान जी, अब वही चीजें जो हम लोग डिस्कस करते थे, कुछ लोगों ने बताया है। दर्शन गेड़िया वो बता रहे हैं कि उन्होंने राम प्रसाद की 13वीं और अजीब दास्तान देख ली। अच्छी फिल्म है, मैंने सुना कई लोगों ने बताया कि अच्छी फिल्में देखी जा सकती हैं। तो हाँ, मैं तो नहीं देख पाया अभी। मैं भी नहीं देख पाया हूँ अभी तक। बिल्कुल कोई फिल्में या किसी तरीके की सीरीज नहीं देख पाया, लेकिन इसका नाम मैंने कई बार सुना है फिल्म का। अब जरा सा स्थिरता आए तो फिर हम वापस उधर जाते। शुभम राय हैं, बता रहे हैं कि 2 बुक पढ़ रहा हूँ सर। एक है रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी,
अच्छी किताब है। हाँ, और अभिजीत बनर्जी की गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, दोनों ही अच्छी किताबें हैं, दोनों अच्छी दोनों ही। किताबें हैं। और गुड इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पुरानी हो गई है, हाँ क्योंकि वो प्री कोविड दौर की किताब हाँ है। दरअसल वो 2009-10 के बाद जो हाँ 12 के बाद रिसेशन आई थी उस पर फोकस्ड है। अब जो चैलेंज है वो कोविड के बाद पूरी दुनिया के इकोनॉमिक मॉडल सब ध्वस्त हो चुके हैं, सब कुछ बदल गया है। लेकिन फिर भी किताब बहुत अच्छी है अभिजीत बनर्जी की, मेरे पास भी, मैंने भी पढ़ी है वो किताब। ये मैसेज बड़ा अंशुमान जी रोचक है और थोड़ा भावुक करने वाला भी। हाय सिद्धांत एंड अंशुमान सर, आई एम अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ लल्लन टॉप एंड बिग फैन ऑफ अर्थात एंड खर्चा पानी। बहुत बहुत थैंक यू। मृदुल मनचंदा बता रहे हैं, 5 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था और कोविड के सारे सिम्टम्स थे। मैं घर पे रहा एंड मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अब। और बुखार भी नहीं आ रहा है। लेकिन 5 दिनों में मैंने जो किताब पढ़ी है वो मैं सबको बताना चाहूँगा। उस किताब का नाम है आवरण, द वेल, बाई एस एल भैरप्पा। उन्होंने ये यस। कहा है। पढ़ी है क्या आपने अंशुमान जी इसको? हाँ, ये किताब मैंने पढ़ी, और ये कन्नड़ के बहुत अच्छे लेखक और बहुत बड़े उपन्यासकार रहे अच्छा हैं। हाँ, काफी, और इनको शायद ज्ञानपीठ भी मिला था जहाँ तक मैं याद कर पा अच्छा। रहा हूँ। हाँ, एस एल भैरप्पा को जी। हाँ, तो थैंक यू मृदुल इस रिकमेंडेशन के लिए। इन्होंने हम लोगों की रिकमेंडेशन पे मार्को पोलो का सीजन 1 भी देख लिया है। इन्होंने हाँ, कहा भी है मार्को। कि हमने मार्को पोलो का सीजन 1 देख लिया है। आई थॉरोली लाइक्ड इट। थैंक हम्म, यू फॉर द रिकमेंडेशन। तो ये था हमारा आज का अर्थात। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप लोग ऐसे ही जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, बताते रहिए। जितना हो सके अपने को सेफ रखते हुए दूसरों की भी मदद करिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने को बचा कर रखिए। एक चीज पर अगर आप तकनीकी तौर पर निगाह रखें तो सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखें कि ये लहर इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। पॉजिटिविटी रेट पर ध्यान रखिए कि आपके एरिया का पॉजिटिविटी रेट क्या है, क्योंकि वही इस बात पर तय करेगा कि संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है। कुछ शहरों में पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, भारत के बंगाल शहरों में में। बहुत तेजी से बढ़े हाँ, हैं। बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो संक्रमण के आंकड़े तो सरकारें इधर उधर कर सकती हैं, अगर वो पॉजिटिविटी रेट भी आपको सही बताएं तो उस पर ध्यान रखिए। अभी ये लहर मौजूद रहेगी, जाने वाली नहीं है ये थोड़े समय तक टिक कर रहेगी। इसका पीक आने में भी वक्त लगेगा, मैं तो अपने जैसे को। पॉजिटिविटी रेट पर एक स्टोरी हमारे यहाँ एक हुई ललन टॉप पे, मैं उसको पढ़ रहा था। यूपी में आपके आंकड़े रोजाना के पॉजिटिव घट रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिविटी रेट उतनी ही है, बढ़ रही है वो लगातार। कुछ शहरों और में बढ़ गई है। हाँ, नहीं नहीं, पूरे यूपी में रोजाना की टेस्टिंग बराबर है। पॉजिटिविटी रेट पहले से बढ़ी हुई है, लेकिन रोजाना पॉजिटिव होने वाले के आंकड़े पता नहीं क्यों कम हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंकड़ों में गफलत है, आंकड़े छिपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप दो आंकड़ों पर ध्यान रखें भीतर से, पॉजिटिविटी रेट पर और जो डबलिंग ऑफ इन्फेक्शन रेट है वो कितनी तेजी से हो रहा है। हाँ। क्योंकि अगर पॉजिटिविटी रेट 30% 40% है तो इसका मतलब यह है कि फिर बहुत तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। हम्म। और ऐसी परिस्थिति में बाहर निकलना, भीड़ भाड़ में जाना, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बचा कर रखें, क्योंकि खतरा अभी अभी पूरी ताकत से मौजूद है, और अभी भारत में कोई सेकेंड वेव की पीक आने में समय लगेगा। हम्म। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोग ललन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।